करते हैं आपका दूसरा चैप्टर, जो कि है एसिड बेस एंड सोल्ट, नमक, क्षारक तथा लवण। तो इस चैप्टर को सरल शब्दों में समझने के लिए आपको समझने पड़ेगा एसिड बेस और सोल्ट का मतलब। जो अम्ल और क्षार हैं, क्षार और क्षारक में आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्षारक का मतलब है बेस और क्षार का मतलब है ऐसे बेस जो पानी में घुल सकते हैं, उनको इंग्लिश में अल्कालाई बोलते हैं। तो क्षारक और क्षार में इतना ही डिफरेंस है, जो क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं उनको क्षार बोला जाता है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि नींबू और संतरे में आपने सुना होगा कि सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसी तरीके से आप ये पूरी टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिरके में एसिटिक एसिड, संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, चिट्ठी के डंक में, नेटल के डंक में, ये जो भी डंक होते हैं इनमें मेथेनोइक अम्ल आपको पाया जाता है, और टमाटर में आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि हर पदार्थ में कोई ना कोई ऐसा तत्व होता है जिसको हम एसिड और बेस में डिवाइड करते हैं। तो उसमें इन चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एसिड वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा खट्टापन होता है। तो इसी तरीके से एसिड और बेस को सरल भाषा में समझने के लिए एक बार इस टेबल को देखिए। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर होता है? तो अम्ल जो आपके होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक जो होते हैं वो खारे होते हैं, कड़वे होते हैं। इसी के साथ जब मेथिलिक ऑरेंज को आप अम्ल से मिलाते हो तो वो मेथिलिक ऑरेंज को लाल बना देता है। ये मेथिलिक ऑरेंज जो होता है ये एक सूचक होता है कि ये अम्ल है या क्षार है, उसकी सूचना देने वाला एक सूचक होता है, एक पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षार में अंतर करने में हमें मदद करता है। इसी तरीके से जब मेथिलिक ऑरेंज में जब क्षारक को मिलाया जाता है तो वो उसको पीला बना देता है। और उसके बाद आप देखोगे कि नीले लिटमस पेपर जो होता है उसको नीले को लाल बनाने का काम अम्ल का होता है और लाल को नीला बनाने का काम क्षारक का होता है। इन दोनों को अच्छे से याद रखने के लिए, कंफ्यूज ना हो इसलिए आप याद रखिए कि जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं वो खतरनाक होते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, जलाने के लिए काम आते हैं, स्किन को जला देते हैं। तो एसिड जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं और खतरनाक चीजों को हम लाल से डिनोट करते हैं। तो आप देखोगे कि ये मेथिलिक ऑरेंज को भी लाल बना रहा है और नीले लिटमस पेपर को भी लाल बना रहा है। तो लाल बनाने का काम करता है एसिड, और जो बेस है वो नीले लिटमस पेपर को तो लाल, लिटमस पेपर को तो नीला बना रहा है, और जो आपका मेथिल ऑरेंज है उसको आपका पीला बनाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट आप देखोगे कि यह जल में विलय होकर H पॉजिटिव आयन छोड़ता है। इसका मतलब आयन का मतलब होता है जो इसके ऊपर प्लस और माइनस का निशान लगा देते हैं ना, ये आयन को बताता है। आयन का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज है तो उस चार्ज को बताता है। तो H हाइड्रोजन वो चार्ज वाला रिलीज करेगा जब उसको पानी में मिलाया जाएगा। एक क्वालिटी ये भी है एसिड की। इसी के साथ अम्ल को, इसको बेस को, जब क्षारक को जब पानी में मिलाया जाएगा तो ये OH नेगेटिव आयन छोड़ेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें कम है या ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक क्षारक को उदासीन करता है कि अम्ल और जो क्षारक होते हैं वो एक दूसरे से उल्टे होते हैं। तो अगर उन दोनों को मिलाया जाए तो अम्ल क्षारक को खत्म कर देता है, क्षारक अम्ल को खत्म कर देता है। इसी तरीके से आप देखते हो कि कई बार जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम अगर कच्चा दूध पी लेते हैं तो उसमें हमें आराम मिलता है, क्योंकि जो कच्चा दूध होता है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है, और बेस जब एसिड में जाके मिलेगा तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, और इसी को हम उदासीनीकरण बोलते हैं। उदासीनीकरण मतलब उन दोनों को उदासीन कर दिया, क्षारक ने अम्ल को खत्म कर दिया और वो न्यूट्रल हो गए। इसके बाद अगला जो है पीएच पेपर, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि पीएच पेपर क्या होता है। एक अम्ल और क्षारक को डिनोट करने का कि कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना कमजोर है, ये बताने के लिए एक स्केल बनाई गई है जो अम्ल और क्षारक को चेक करती है। तो इसमें 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं होती हैं। 7 से नीचे नीचे जो पीएच स्केल के ऊपर आते हैं उनको अम्ल कहा जाता है, और 7 के बाद जो आते हैं उनको हम क्षारक बोलते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में आप देखोगे कि बहुत सारी रिएक्शंस आ रही हैं। रिएक्शंस को समझने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक शब्दों को समझना पड़ेगा जिससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि ये क्या चीज है। जैसे
सल्फेट हो गया, सल्फेट का मतलब है उसमें SO4 लगा हुआ होगा, SO4 को सल्फेट बोलते हैं। इसी तरीके से कार्बोनेट हो गया, तो कार्बोनेट का मतलब है CO3 उसमें मिला हुआ होगा, CO3 उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। तो कार्बोनेट के साथ एक हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 उसमें जुड़ा हुआ होगा। ऑक्साइड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसके साथ, और ऑक्सीजन आप देखोगे कि डाई लगा हुआ है कहीं पे, तो डाई ऑक्सीजन का मतलब होता है दो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, तो दो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो उसको डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़े होते हैं तो उसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, कि हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है और ऑक्साइड भी जुड़ी हुई है। इसी तरीके से एक जो ज्यादा इसमें बात होगी वो होगा एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से जो एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और इसी तरीके से एक सल्फ्यूरिक एसिड आपको वर्ड मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2 और SO4, हाइड्रोजन सल्फेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो इन शब्दों का हमें जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए, और आप जो इक्वेशंस आएंगी उनको सरल भाषा में समझ पाओगे अगर आप इनका मतलब जानते हो तो। उसके बाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है कि जो एसिड और बेस हैं उनकी जब अभिक्रियाएं होती हैं तो किसके साथ अभिक्रिया होने पर वो क्या बनाते हैं। तो उसके लिए आप केवल ये एक टेबल ध्यान रखिए, इन्हीं से आपका काम चल जाएगा कि एसिड और मेटल जब मिलते हैं तो साल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होती है। इसी के बाद जब एसिड को मेटल हाइड्रोक्साइड आपको बता चुका हूं, हाइड्रोक्साइड का मतलब है H और O दोनों उसके साथ जुड़े होंगे। तो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जब उसमें रिएक्शन करवाई जाएगी तो साल्ट प्लस वाटर आपका निकलेगा। वाटर साथ में रिलीज हो रहा है क्योंकि H तो पहले रिलीज कर ही रहा था, अब OH इसमें आ गया मेटल हाइड्रोक्साइड में, तो OH और H मिलके वो वाटर बना देंगे। इसीलिए जब मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर आ गई तो वो H ना बन के वाटर बनाएगा, तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। और आप आगे देखोगे कि लगभग हर एक में वाटर बन रहा है, केवल पहला ही ऐसा है मेटल जिसमें ऑक्सीजन बन रही है। तो एसिड और मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन आ गया तो सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। इसके बाद आप देखोगे एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट CO3 वाला, तो आपको वो याद नहीं रखना, ये याद रखो बस कि मेटल प्लस एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट जो बनेंगे, तो कार्बोनेट में कार्बन आ गया तो साल्ट और वाटर तो बनेंगे ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। इसी तरीके से आप अगला देखोगे एसिड का रिएक्शन जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा, ऐसा मेटल जिसके साथ हाइड्रोजन और कार्बोनेट दोनों चिपके हुए हैं उसके साथ जब रिएक्शन होगा तो साल्ट और वाटर तो बनेगा ही, लेकिन कार्बन की प्रेजेंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। इसी तरीके से जब एसिड ऑक्साइड का बेस के साथ जब होगा, एसिड और बेस का जब हम करते हैं तो सोल्ट बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। ये टेबल आपकी काफी रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें यही पूछा जाता है कि इसके साथ रिएक्शन होने पर क्या बनेगा। उसके बाद आप देखोगे कि अम्ल और क्षारक को जब भी पानी में मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम तनुकरण बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो पानी में मिलाया जाता है उनकी ताकत को कम करने के लिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनको थोड़ा सा कमजोर करने के लिए उनको पानी में मिलाया जाता है। इसको अगर हम साइंस की लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे तो उसकी आयतन की सांद्रता कम हो जाएगी, जिस वजह से जो आयतन की कमी होने की वजह से ये जो दुर्बल हो जाएंगे। तो ये जो थोड़े से कठिन शब्द आते हैं ना, कई बार तो मैं सोचता हूं ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्यों दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में साइंस पढ़ रहे हो तो आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये शब्द आपको नॉर्मल भाषा में पता चल गया कि एसिड को कमजोर करने के लिए हम पानी में मिलाते हैं। अब उसको साइंस की भाषा में भी याद रखिए कि कमजोर का मतलब दुर्बल भी होता है। तो एसिड को दुर्बल करने के लिए हम उसका तनुकरण करते हैं। तनुकरण करने से उससे H पॉजिटिव आयन निकलता है और वो थोड़ा सा कमजोर एसिड बन जाता है। उसकी आयतन की सांद्रता कम हो जाती है। आयतन की सांद्रता का मतलब है कि देखो एक गिलास में हम एक गिलास पानी लेके उसमें एक ढक्कन एसिड का डालें तो वो पूरा गिलास जो है वो एसिड में मिलके उसका जो एसिड का आयतन है, एसिड जितनी जगह गिर रहा है वो कम हो जाएगी, तो उसकी जो ताकत है वो भी कम हो जाएगी। अब बात जब बल की हो ही रही है तो बल को परखने का भी कोई तरीका हमारे पास होना चाहिए। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास आया हमारा pH स्केल।
इसमें आप देखोगे कि रंगों की स्ट्रिप्स होती हैं और इन रंगों की स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगाते हैं कि जो ये एसिड है या बेस है वो कितना स्ट्रोंग या कितना वीक है। इसमें आप देखोगे कि जठर रस जो होता है वो स्ट्रोंग एसिड माना जाता है। जठर रस का मतलब है जो जठराग्नि में हमारा जो पेट का जो HCl होता है जो रिलीज होता है पेट में भोजन को पचाने के लिए, वो स्ट्रोंग माना जाता है। नींबू का रस जो होता है वो आपका 1 और 2 के बीच में आता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है लेकिन अभी भी ये स्ट्रोंग की कैटेगरी में आ रहा है, लाल में दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो 7 होता है, शुद्ध जल जो होता है वो हमारा 7 के ऊपर होता है, मतलब लगभग न्यूट्रल होता है। उसके बाद रक्त जो आपका होता है वो 7.4, रक्त का जो पीएच स्केल होता है वो 7.4 होता है, थोड़ा सा बेसिक नेचर में आ जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आपका होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 10 होती है। इसका मतलब वो एक बेस के रूप में यूज होता है। जब भी हमें एसिड से हम परेशान होते हैं तो उसका उदासीनीकरण के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन जो होता है उसका जो पीएच मान है वो 14 है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके बाद पीएच से हमें पता चल गया कि हम उसकी ताकत का पता लगाते हैं, 0 से 14 तक उसको हम डिनोट करते हैं कि ये एसिड है या बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। उसके बाद पीएच का हमें महत्व भी पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि पीएच का क्या महत्व है। तो सबसे पहली चीज है कि आपके बगीचे की जो मिट्टी है वो आपके पौधे कितने स्वस्थ होंगे, तो उसका लिए बहुत जरूरी है उसकी पीएच वैल्यू पता होना। तो अक्सर जो गार्डनिंग अच्छे से करते हैं वो अपनी बगीचे की मिट्टी को ले जाके चेक करवाते हैं कि इसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि पौधों के विकास के लिए जो पीएच वैल्यू है वो हमारी ठीक होनी बहुत जरूरी है। दूसरा आप देखोगे कि हमारे पाचन क्रिया में, जैसा मैंने अभी बताया कि पाचन क्रिया में हमारे HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जो हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाए बिना हमारा जो खाना होता है उसको हजम करने का काम करता है। लेकिन कई बार एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाता है, ऐसे केस में हमें एसिडिटी अनुभव होती है और वो खाने को पचाने के साथ साथ हमारी आंतों को जलाने लग जाता है, जलन हमें महसूस होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम कोई बेस यूज करते हैं, जैसे इनो पीते हैं या अगर हम ठंडा दूध भी पी लेते हैं तो भी उसमें आराम मिलता है, क्योंकि वो बेसिक नेचर के होते हैं और बेस जब एसिड में जाके मिलेगा तो उसको न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण बोला जाता है। तीसरा आप देखोगे तो पीएच के परिवर्तन का कारण दंत क्षय के लिए भी होता है। दंत क्षय मतलब दांतों का कमजोरी, टूटना, दांतों का खराब होना। तो दंत क्षय में भी पीएच का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि अक्सर हम खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते, तो कुल्ला नहीं करेंगे तो जो हमारे मुंह में खाना बच जाता है वो वहां पे एसिड बनने लग जाता है, उस खाने का वहीं पे एक तरीके से उस गलने सड़ने लग जाता है और उसका मुंह में ही एसिड बनने लग जाता है। जो एसिड जब बनता है तो मुंह में एसिड की मात्रा ज्यादा होने लग जाती है। तो जैसे ही एसिड की मात्रा हमारे मुंह में 5.5 पीएच से नीचे जाएगी तो हमारे जो दांत हैं वो डिके होने शुरू हो जाते हैं, खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें खाना खाने के बाद अपने मुंह से जो बचा हुआ मुंह का खाना है वो जरूर कुल्ला करके बाहर निकालना चाहिए, ताकि हमारे मुंह में एसिड ना बने और हमारे दांत खराब ना हो। टूथपेस्ट करना जरूरी नहीं है, अगर हम कुल्ला भी कर लेंगे तो काम चल जाए। उसके बाद चौथा है कि मधुमक्खियों का डंक होता है, या एक नेटल पौधा होता है, पहाड़ों पे पाया जाता है नेटल नाम से, उसका जो डंक होता है, मतलब उसके ऊपर भी डंक से लगे हुए होते हैं और हम वहां से गुजरते हैं तो वो हमारे चुभ जाते हैं। और जैसे ये चुभते हैं तो जहां पे चुभते हैं वहां पे वो अपना एसिड छोड़ते हैं जो उनमें मेथेनोइक एसिड होता है। तो मेथेनोइक एसिड से हमारे वहां पे जलन महसूस हमें होने लगती है। तो उसको शांत करने के लिए उसके पास ही एक पौधा पाया जाता है, डोक नाम का पौधा। तो पहाड़ी लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो डोक नाम के पौधे की पत्तियां अगर उसके ऊपर रगड़ ली जाती हैं तो हमें शांति, आराम मिलता है, शांति मिलती है, क्योंकि जो उस डोक पौधे का जो पीएच स्केल है वो हमारा ज्यादा होता है, वो बेसिक नेचर का होता है और एसिड को न्यूट्रल कर देता है। इसी तरीके से पीएच का हमें जरूरत है जो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा आप देखोगे कि कई बार हम सुनते हैं कि एसिड रेन। अम्लीय वर्षा उस वर्षा को बोलते हैं जिसमें पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए। 5.6 से जब नीचे जाने लग जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनने लग जाता है और स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी स्किन को, हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं अक्सर कि जो पहली वर्षा होती है, जो मौसम की पहली बारिश होती है, उसमें हमें नहाने से, भीगने से बचना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्रियों से वो आसमान में
फैल जाते हैं और पहली वर्षा जो होती है उसमें जब वो मिलते हैं तो वो एक केमिकल बनता है, एक एसिड बनता है और वो अम्लीय वर्षा, पहली जो वर्षा होती है वो एक तरीके से होती है। तो हमें पहली वर्षा में नहाने से, भीगने से बचना चाहिए। और हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.8 pH पर अच्छा रहता है, तो उससे कम या ज्यादा जो होता है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद शुरू होता है आपका लवण परिवार, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। हर बार क्वेश्चन यहीं से आता है, लवण परिवार। तो लवण परिवार में सबसे पहले आप देखोगे कि एक पानी और सोडियम क्लोराइड के घोल से, सोडियम क्लोराइड और पानी के घोल में से जब भी एक विद्युत पास की जाती है तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार बोला जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे ही हम विद्युत पास करेंगे तो NaOH बनेगा, मतलब कि एक क्षार बनेगा और इसी के साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन रिलीज होंगी। तो क्लोरीन और क्षार दोनों चीजें यहां से उत्पन्न हो रही हैं, उत्पाद बन के आ रही हैं, तो इसीलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया बोला जाता है। तो जैसे ही हम सोडियम में से विद्युत पास करेंगे तो हमारी क्लोरीन रिलीज होगी, साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगी और NaOH हमारा बन जाएगा। इसका विभिन्न प्रकार के उत्पादों में प्रयोग किया जाता है जो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला उत्पाद इससे जो बनाया जाता है वो है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक का मतलब है रंग उड़ा देने वाला, विरंजक रंग परिवर्तित कर देने वाला। तो विरंजक जो होता है वो क्लोरीन के साथ, जो इसमें जो आपके सोडियम क्लोराइड के विद्युतीकरण, मतलब बिजली पास करने को विद्युती अपघटन बोलते हैं। तो इसके विद्युत अपघटन से जो क्लोरीन हमें मिली है उसको हम मिलाएंगे CaOH2, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको शुद्ध शब्दों में, सरल शब्दों में बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। तो इस बुझे हुए चूने के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब वो क्लोरीन मिलती है तो आपका CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो इस तरीके से जो हमारा जो पहला चीज है वो यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो विरंजक चूर्ण आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है ये पूछा जाता है, कैसे बनता है, रिएक्शंस, अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं ये पूछा जाता है। तो आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, ये 2 अभिक्रिया हैं ये याद कर लीजिएगा, साथ में इसके 3 उपयोग भी याद कर लीजिएगा कि इसके उपयोग क्या क्या हैं। सबसे पहले तो वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग होता है विरंजक के तौर पे। दूसरा इसका उपयोग होता है उपचायक के तौर पे। उपचायक मतलब उपचयन अभिक्रिया करवाने के लिए, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। उपचायक जो हमने पहले पढ़ा था, तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए इसका उपचायक के रूप में प्रयोग होता है। तीसरा इसका प्रयोग होता है वाटर को शुद्ध करने के लिए, पानी में जो जीवाणु है उनको मारने के लिए। दूसरा आपका आता है बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा भी बोला जाता है। जो बेकिंग सोडा होता है उसका भी आपको एक तो पहले तो ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी कि NaCl प्लस H2 और CO2 और NH3 ये चारों जब मिलते हैं तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है और साथ में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो बनता है इसी को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है और क्या काम आता है ये आप समझ चुके होंगे। खाने का जो हमारा खाने में भी डलता है, इसके प्रयोग जो हैं वो आप 3 याद करोगे। सबसे पहला तो खाना पकाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, खाने को ये स्पंजी बना देता है, मुलायम बना देता है। तो पहला आप इतना ही लिखोगे कि खाना बनाने के लिए, खमीर उठाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा जो इसका यूज है वो होता है पेट की जलन मिटाने के लिए, मतलब पेट में जब एसिडिटी हो रखी हो तो हम खाने के सोडे से, बेकिंग पाउडर से हम उस जलन को मिटा सकते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है, ये क्षारक होता है। तो ये अगर पेट में जाएगा तो उस अमल को न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। तीसरा जो होता है ये पेट की आग तो बुझाता है, साथ में बाहर लगी आग को भी बुझाता है, मतलब अग्निशामक के तौर पे। अग्निशामक मतलब आग बुझाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये 3 यूज आप इसके याद कर लेंगे। तीसरा आपका है धोने का सोडा। धोने का सोडा जो है वो भी आपका सोडियम क्लोराइड का एक उत्पाद है, सोडियम क्लोराइड से ही बनाया जाता है। इसी श्रेणी में जैसे आपने पिछले देखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हम उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और सोडियम और कार्बोनेट बचेगा। तो सोडियम कार्बोनेट जो हमारा ये वहां से उत्पाद बना है, इसका जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, मतलब इसमें 10H2O जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा Na2CO3 और डॉट 10H2O। इसी को हम बोलते हैं धोने का सोडा। तो आप ये इक्वेशंस याद कर लीजिएगा और साथ में आप यहां से बता सकते हो अगर लिखना आ जाए कि NaCl का ये उत्पाद है और इसके क्रिस्टलाइजेशन से ये बनता है।
तो उसके बाद इसके यूजेस, तो पहला प्रयोग है इसका कांच, साबुन और कागज उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज किया जाता है घरों में साफ सफाई के लिए। तीसरा आप इसका यूज याद रखोगे कि बोरेक्स बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। बोरेक्स एक कीटनाशक होती है, इसके उत्पादन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ये 3 यूज आप इसके याद रखोगे। एक चौथा और अंतिम है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए आप याद रखोगे कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट में जब 2H2O मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल मिले होते हैं तो उसको हम जिप्सम बोलते हैं। तो जिप्सम से ही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम में को जब हीट किया जाता है तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का अलग हो जाता है और आधा मॉलिक्यूल जो बच जाता है तो उसी को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज आप याद कर लेंगे। पहला यूज जो इसका है वो खिलौने बनाने के लिए यूज होता है। दूसरा इसका यूज हम दीवारों को प्लेन बनाने के लिए करते हैं, जो घर में पीओपी करवाई जाती है वो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तीसरा इसका यूज जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उसके ऊपर जब प्लास्टर करते हैं वो भी इसी पीओपी का होता है। तो ये 3 यूज आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के याद कर लोगे। धन्यवाद।